हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्ले ऑफ्स या कहीं प्ले इन का पहला दिन। जिस तरह से मैचेस हुए, हरियाणा स्टीलर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हो चुके हैं टूर्नामेंट से बाहर। वहीं पे इनॉग्रल चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स वो कंटिन्यू रहेंगे अपनी हंट में टाइटल जीतने की। दूसरे गेम में अगर मैं बात करूं तो मुझे एक ही चैंपियन टीम खेलती हुई दिखी, वो थी पटना पायरेट्स। वहां पर यू मुंबा ने क्या किया उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, हरियाणा स्टीलर्स ने क्या किया उस पर डिटेल में बात करेंगे। कल अब जो टीमें खेलेंगी मिनी क्वालिफायर और प्लेऑफ, उसकी भी बात करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और फिर डिटेल में चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्ले इनके मैच से, जहां पर हरियाणा स्टीलर्स खेली जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। आई थिंक एक ऐसा मैच जो मच अवेटेड गेम था प्लेऑफ्स के लिए, मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसा गेम जहां पर मुझे एक्साइटमेंट दिखी, मुझे पैशन दिखा, वहां पर मुझे एक मोटिवेशन दिखी मैच के दौरान। बस नहीं दिखा तो कंट्रोल, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी चीज मिस कर गई हरियाणा स्टीलर्स। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए इस तरह के गेम जहाँ पे डू और डाई सिनेरियोज होते हैं, वहां पे आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कंट्रोल। वो एक ऐसी चीज है जो आपको मैच में डिक्टेट करवाता है, बट आपने पूरे गेम में जब ट्रेल किया, आपने पूरे गेम को चेस किया, तो वहां पर आप कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं करते। हरियाणा स्टीलर्स एक ऐसी टीम जो अपने डिफेंस के दम पर खेलती आई है, आज मुझे लगता है अपने डिफेंस के दम पर ही हार गई। जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया डिफेंडर्स की तरफ से, अब मैं स्पेसिफिकली अगर पॉइंट आउट करने बैठूं तो इवन मैं कहूंगा जैसे जयदीप खेले, या जिस तरीके से राइट कॉर्नर पे राहुल सेठपाल खेले, फिर लेफ्ट कॉर्नर पर आपने जिस नए प्लेयर को खिलाया उन्हें देखें। अब किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखिए, वो लग ही नहीं रहा था कि वो एक इतने हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार होकर आए हैं। वो एक अनदर गेम की तरह खेल रहे हैं और वो बिल्कुल सीरियसनेस और जो एक एक्सपेक्टेशन होती है आपको अपने सीनियर प्लेयर से, वो बिल्कुल भी नहीं दिखी। फिर वहीं पे अगर आप देखें रेडिंग में, तो रेडिंग कभी भी हरियाणा की स्ट्रेंथ रही नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 गेम से रेडिंग के दम पर मैचेस जीत रही थी हरियाणा। अब इस गेम में जाते हुए, जैसा मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि रेडिंग अपना काम करती रहेगी, डिफेंस अपने आप को सॉलिड खेलाएगा, मगर वो भी नहीं दिखा। रेडिंग काफी ज्यादा ऑर्डिनरी मैं कहूंगा, बिल्कुल कोई वो ज़ील नहीं दिख रही है, बिल्कुल आप कोशिश नहीं दिख रही है। बट हाँ, अगर आप गेम के फ्लो के हिसाब से देखें तो आप मुझे कहेंगे कि ये सब चीजें तो आप मैच में तो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि हरियाणा ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट की टो टू टो ट्रेल में थी और वो उस तरीके से गेम में बने हुए थे। तो आप अगर पहला हाफ देखेंगे जहां पर जयपुर पिंक पैंथर जाते हैं लीड के साथ, सेकंड हाफ में हरियाणा वो एक कमबैक करती है। आखिरी 2 मिनट गेम के बचे हैं, आप स्कोर लेवल पर हैं, वहां से आप उस तरीके की चीजें करते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं होती है। जब आप इतने क्लोज आ गए हैं, अब आप उस चीज को कोशिश करें कि मोमेंटम यूज करें और अपने आप को गेम में आगे लेकर जाएं, बट नहीं, वहां पर वही जल्दबाजी, कुछ तेज गलतियां करना, और उस सब चीजों का रिजल्ट इमीडिएटली दिख जाता है जब आपके पास 2 मिनट होते हैं और आप एक ऐसी रेड कंसीड कर लेते हैं, या आप एक ऐसा सुपर टैकल या कोई भी डिफेंसिव मोमेंट कंसीड करते हैं, वहां से आपके पास कमबैक का स्कोप बचता ही नहीं है। आप वहां से नहीं आ सकते वापिस, और वही हुआ हरियाणा के साथ। 26-26 का स्कोर बराबर हुआ, 2 मिनट का गेम बचा था। वहां एक ऐसी रेड डली जहां पर जयपुर ने लीड ली। उसके बाद जयपुर ने जब लीड ली तो वहां से उन्होंने फिर उस चीज को बिल्कुल भी स्लिप अप होने नहीं दिया, वो उनकी अच्छी चीज। बट हाँ, हरियाणा स्टीलर्स के लिए मुझे लगता है अब सीजन की बहुत सी चीजें देखने को है जो मुझे लगता है देखनी चाहिए और देखनी पड़ेंगी। वहीं पे अगर मैं गेम वाइज देखूं तो मुझे कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे जहां पर मुझे लगता है कि शायद बेटर हो सकता था। और अगर मैं इंसिडेंट की बात कर ही रहा हूं तो मैं राहुल सेठपाल का एक इंसिडेंट दिखाता हूं जहां पर आप डू और डाई रेड में है, आपका रेडर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसको पॉइंट नहीं मिल रहा है। वहां पर आप एक ऐसा मिस बैलेंस टैकल करते हैं जो सडनली आप नहीं करना चाहते और सामने वाले को एक पॉइंट दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप रेडर को किस किस तरीके से टैकल कर रही क्या है, क्या इसमें किसी एंगल से आप डिफेंडर को ग्रिप दिखा रहे हैं, या आप डिफेंडर कुछ कंट्रोल दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है ये यहाँ पर मुझे लगता है कि रेडर डिफेंडर से ज्यादा स्टेबल है जब वो आउट हो तरह के जो चीजें हैं, जो जहां पर आपको अननेसेसरी टैकल डालने की जरूरत नहीं थी और जहां पर आपको सिर्फ पेशेंस रखना था, जहां रेडर को रिस्क लेना है आप वहां रिस्क ले रहे हैं और वहां पर पॉइंट दे रहे हैं।
उस चीज से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अल्टीमेटली वही हुआ, वहां से आप एक पॉइंट दिया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वहां हाफ टाइम के बिल्कुल जस्ट पहले की बात है ये, तो वहां पर आप देखिए मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जयपुर ने लीड ली और फिर उन्होंने कंटिन्यू रखा। और उसी का रेप्लिका मुझे थोड़ी देर बाद दिखा गेम के अंदर, अगर मैं देखूं, ये टैकल देखिए आप, यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर के राइट कॉर्नर ने एक एंकल होल्ड इनिशिएट किया है, और जिस तरीके का कंट्रोल है उनके पास, वहां पर रेडर के पास स्कोप ही नहीं है निकलने का। ये डिफरेंस दिखा देता है कि अगर आप दोनों टैकल्स को पैरेलल देखें, एक तरफ राहुल सेठपाल हैं जिनका खुद का बैलेंस नहीं है बट टैकल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको दीपांशु दिख रहे हैं जो कंप्लीट कंट्रोल में है। तो वो डिफरेंस देखकर आपको दिख जाता है कि कौन सी टीम कितना प्रिपेयर है मेंटली उस गेम में। वहीं पे अब मैं जब जयपुर की बात कर ही रहा हूँ, तो जयपुर में अगेन एक स्टार रेडिंग पावर, नितिन धनखड़, आज फिर उनकी वही रेडिंग मास्टर क्लास दिखी मैं कहूंगा। हाँ, अगेन अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो शायद 5 या 6, आई थिंक 7 पॉइंट होंगे। बट हाँ, जो उनका इम्पैक्ट है गेम में, और जब जब पॉइंट लेकर आना जरूरी होता है, वो पॉइंट लेकर आते हैं, और वो वेरिएशनल पॉइंट है। रेड जैसे मैं उसका एक एग्जांपल बताऊं, तो जब गेम स्टार्ट हुआ, पहली या दूसरी रेड में जिस तरीके से उन्होंने टो टच किया, वो दिखाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इजीली आप यूज कर सकते हैं गेम के अंदर। फिर वहीं पे अगर आप देखें बाकी परफॉर्मेंस उनका पूरे गेम में, जब जब वो रेड पे गए हैं, मोस्टली उनकी रेड्स उस तरह की रही है कि वो जयपुर को गेम में वापस लेकर आए हैं, या जयपुर को वो एडवांटेज दिलवाई है, तो उनकी तरफ से एक अच्छी रेडिंग। थोड़ा बहुत मैं कहूंगा अच्छा सपोर्ट अली की तरफ से, कुछ एक दो अच्छी रेड्स उन्होंने डाली, इंपॉर्टेंट टाइम पर पॉइंट्स लिए, वो अच्छी चीज। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो डिफेंस ओवरऑल मेरे लिए हाईलाइट था आज जयपुर की, जिस तरीके से लेफ्ट कॉर्नर खेले और जिस तरीके से राइट कॉर्नर खेले, वो दोनों प्लेयर्स ने बिल्कुल मेक श्योर किया कि आप हरियाणा के रेडर्स को सेटल ही नहीं होने देंगे गेम में। और वो हुआ भी, क्योंकि हरियाणा के रेडर्स उतने कंफर्टेबल दिखे नहीं, और वही रीजन बना कि जयपुर कहाँ डोमिनेट किया, जहां पे हरियाणा डोमिनेट करता है डिफेंस में। और वही रीजन था कि आप अब जाएंगे प्लेऑफ्स खेलेंगे, आप प्ले ins में जाएंगे, और अब आप कोशिश करेंगे कि वो टाइटल जितने आप उसके क्लोज जा सके, मैं तो कहूंगा आप कोशिश करें कि आप वो टाइटल जीतेंगे। बट हाँ, आप कितना क्लोज जाएंगे वो देखना होगा। फिर दूसरा गेम जो मेरे लिए एक और हाईलाइट गेम था, यू मुंबा के लिए पटना पायरेट्स के, एक ऐसी टीम जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास मेरे हिसाब से पटना से ज्यादा बैलेंस है टीम के अंदर, उस टीम को इस तरीके से खेलते देखना, मुझे लगता है कि इट्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? आप परफॉर्मेंस देखें युमुम्बा की और आप परफॉर्मेंस देखें पटना की, जो चीज मैंने दिल्ली और जयपुर के मैच की बात की, वही चीज मुझे यहाँ दिखी। दोनों टीमों में से एक ही टीम उस तरीके से खेली कि वो मेंटली कोर्ट के ऊपर है। दूसरी टीम किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई है, क्या करना चाहती है, कोई स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है। वहीं पे अगर मैं रेडिंग की बात करूं, पहले युमुम्बा से शुरुआत करता हूं। युमुम्बा, संदीप की रेडिंग या अजीत की रेडिंग, आप देखिए 20 पॉइंट दोनों रेडर्स ने लिए। आप 25 या आपकी टीम ने अगर 28 या 30 पॉइंट लिए, उसमें से 20 पॉइंट आपके रेडर्स ले आए। अब आपको क्या करना था? आपको सिर्फ डिफेंस में गलतियां करने से बचना था, जो आप नहीं बचे, आपने गलतियां की। आपकी टीम ने तब तब पॉइंट्स दिए जब जब टैकल्स मिस हुए। जिस तरीके से डिफेंस किया हरियाणा स्टीलर्स ने, वैसा ही कुछ लगभग डिफेंस दिखा मुझे युमुम्बा की तरफ से, क्योंकि युमुम्बा अगेन मोमेंट्स पे जहां पर जरूरत थी डिफेंस की तरफ से कुछ अच्छा पेशेंस रखने की, एटलीस्ट वो भी नहीं रखा गया। वहीं पे आप देखिए, यहाँ पर देखिए परवेश जायसवाल अननेसेसरी टैकल्स डाल रहे हैं। क्या पर्पस है, क्यों करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है, टैकल कर दिया है, ओके। उसके साथ आप देखिए इतने ज्यादा ग्रुप में डिफेंस आ रहा है, जो आप 1 पॉइंट हो सकता है वहां आप 2 या 3 पॉइंट दे रहे हैं, मतलब तीन तो नहीं, 2 पॉइंट तो दे रहे हैं एटलीस्ट। तो वो एक और चीज, तो डिफेंस से इतना ज्यादा अ, एक ऐसा परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासतौर पे इस तरह के गेम में। उसके अलावा इवन मैं अगर बाकी डिफेंडर्स को भी देखूं, कोई भी डिफेंडर बड़े पॉइंट्स नहीं लिया। इस तरह के गेम में आप चाहते हैं कि आपका एक डिफेंडर एटलीस्ट परफॉर्म करे, एक हाई फाइव तो लगाए, क्योंकि वो आपको मोमेंटम बिल्ड करके देगा। वही चीज सामने दिखी। जिस तरीके से आप पटना में देखिए, नवदीप, जो भी उनका परफॉर्मेंस था, वो मुझे लगता है या तो प्लेऑफ्स के लिए बचा के रखा था, या जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, वो देखकर लगता है कि टीम कितनी प्रिपेयर्ड थी इस मैच के लिए। वहां पर मुझे लगता है कुछ हद तक क्रेडिट जाता है कोचिंग को, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से प्लेयर्स को प्रिपेयर करके भेजना है प्लेऑफ्स के गेम्स में।
वहीं पे रेटिंग वाइज अगर मैं देखूं तो अयान, नो डाउट, मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि अगर सुनील और प्रवेश अयान को नहीं रोक पाते तो आपके लिए मैच जीतना उतना इजी नहीं होगा, और वही हुआ। अयान इंडिविजुअली अपना गेम खेला, आई थिंक 2 बार पूरे मैच में आउट हुए, मेजोरिटी टाइम कोर्ट पर रहे और उस चीज को मैक्सिमाइज किया। जो चीज आप चाहते हैं अपने प्लेयर से कि अगर उसको चांस मिल रहा है, अगर वो उस रिदम में है तो उसको मैक्सिमाइज करे। वो चीज मुझे कई बार दिखी सेकंड हाफ के अंदर, क्योंकि अगर मैं सेकंड हाफ में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखूं, सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, आप देखिए यहाँ पर एक टैकल आया जहां पर पोजीशनिंग और रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कितना ज्यादा एक अनरिक्वायर्ड टैकल यहाँ पर डाला जा रहा है, और मल्टीपल प्लेयर्स। सेम चीज वापस दिखी जब आप देखिए मिड ऑफ द हाफ में परवेश फिर अगेन एक टैकल डाल रहे हैं। वो अननेसेसरी टैकल्स, और अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं गेम में, आप 3 या 4 पॉइंट से पीछे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता प्लेऑफ्स के गेम में बहुत ज्यादा बड़ी लीड होती है, क्योंकि 3 या 4 पॉइंट जो है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। आप 2 या 3 रेड में, या दो अच्छे डिफेंस होंगे, दो अच्छी रेड होंगी, आपका पॉइंट गैप कवर हो जाता है, इवन आप लीड भी ले सकते हैं। वहां पर इस तरह के टैकल्स डालना, वो मुझे लगता है एक एक रीजन है आज के गेम में कि क्यों युमुम्बा अब घर बैठेंगे और पटना पायरेट्स आगे जाएंगे। और सिमिलर चीज मुझे पटना की तरफ से भी दिखी, बट वहां मुझे एक ही डिफरेंस जो दिखा वो ये दिखा कि अगर कोई फाउल प्ले या कोई अननेसेसरी टैकल हो रहा है, वहां पर इंडिविजुअली ही जा रहे हैं प्लेयर्स, वहां पर आपको ग्रुप नहीं दिख रहा है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिखा गेम के ऊपर, क्योंकि गेम उस तरीके से चल रही थी। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टैकल डल रहा है कवर्स की तरफ से, कवर जिस तरीके से टैकल के लिए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल जा रहे हैं, वो टीम को दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है सिनेरियो यहाँ पे, या ये सिनेरियो टफ है, वो नहीं जा रहे हैं उस चीज के लिए। सेम चीज यहाँ भी दिख रही है, यहाँ देखिए राइट कवर इंडिविजुअली टैकल के लिए जा रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। वो सब चीजें पटना की तरफ से भी दिखी, बट मुझे लगता है जिस तरीके से पटना ने ओवरऑल अपने आप को कंपोज रखा, अपने आप को स्ट्रक्चर रखा, नवदीप ने जिस तरह से डिफेंस में परफॉर्म करके वो एक डिफरेंस क्रिएट किया पटना के लिए, वो एक बड़ा रीजन क्यों पटना और यू मुंबा इस स्कोर लाइन पे आज हैं। और वो चीज अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पटना अभी भी कंफर्टेबल होंगे, अपने आप को प्लेऑफ्स में अच्छा फील करेंगे, क्योंकि उनके अभी जो गेम्स है आगे आने वाले वो इजी गेम्स नहीं है। वहीं पे यू मुंबा अब बाहर हो गए हैं, अब अगले सीजन की तरफ देखेंगे किस तरीके से करना है, क्या आपको स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, किस तरीके के आप रिवैम्प्स करते हैं टीम के अंदर, वो देखना होगा जब सीजन खत्म होता है। पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर ये कर चुके हैं आगे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। यू मुंबा और हरियाणा स्टीलर्स, इनका सफर हुआ यहीं पे खत्म। अब अब ये दोनों टीमें आपस में खेलेंगी, जो कि होगा आपका थर्ड प्लेऑफ और यू कैन से एलिमिनेटर। वहां पर ये दोनों टीमें आपस में खेलेंगी। इस गेम से मुझे एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक तरफ अगेन 2 सीजन के चैंपियन, एक तरफ 3 सीजन के चैंपियंस, और जब चैंपियंस टीम्स खेलती हैं वहां पर होता है एक क्लोज एंटरटेनिंग गेम। वही एक्सपेक्टेशन मुझे है यहाँ से, और स्पेशली जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। आप जयपुर में देखिए नितिन बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे हैं, पटना के लिए लेफ्ट कॉर्नर बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा है। वहीं पे अगर आप देखें अयान बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे हैं, दीपांशु राइट कॉर्नर एक बार फिर से बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं। वो सिनेरियोस को देखते हुए मुझे लगता है कि जितना इस गेम में रेडर्स की इंपॉर्टेंस है जयपुर वर्सेस पटना के गेम में, उतनी ही इंपॉर्टेंस है डिफेंडर्स की और स्पेशली कॉर्नर्स की। तो मुझे लगता है कि इस गेम में अगर मैं देखूं, अगेन रिलायबिलिटी रहेगी अयान के ऊपर, और आप इवन कहेंगे नवदीप के ऊपर डिफेंसिवली, और जो आपके बाकी रेडर्स हैं। बट हाँ, वहीं पे जितनी डिपेंडेंसी पटना की है उतनी ही जयपुर की डिपेंडेंसी है आपकी नितिन के ऊपर, अली के ऊपर, या दीपांशु कहूंगा मैं, या इवन जैसे लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं वो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ये गेम बिल्कुल इवन गेम दिख रहा है मुझे अभी इस टाइम पे। और एज के मामले में तो इस गेम में मैं बात ही नहीं करूंगा कि एज क्या है, बट गेम अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग गेम होगा। मुझे लगता है कि इस गेम का विनर काफी हद तक अच्छे लेवल पर अपने आप को देखेगा कि वो उन टीमों को हरा सकता है जो अभी क्वालिफायर 1 में बैठी है, 1 और 2 पे, दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन। उन दोनों टीम से जो खेलने वाला मैच होगा वहां तक ये टीमें मुझे पहुंचती दिखेगी, जो भी आज जीतेगी। क्यों, आज का दूसरा गेम जो है मिनी क्वालिफायर, जो है तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के बीच, एक ऐसा गेम जहां पर एक साइड का डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है बेंगलुरु बुल्स,
आप देखिए योगेश बहुत अच्छा डिफेंस, अंकित बहुत अच्छा डिफेंस, आपके कवर्स अच्छा खेल रहे हैं, सभी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए रेडिंग का आपके पास ट्रियो है अभी तो आज की टाइम पे। आप देखिए भरत बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे हैं, विजय मलिक बहुत अच्छी रेडिंग करते हैं। उसके साथ आप एक आधा सरप्राइज एलिमेंट रेडर भी यूज कर रहे थे अभी तक, तो आपके पास रेडिंग अच्छी है। इस तरह के गेम पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ आपका एक डिपार्टमेंट हैवीली डोमिनेट करे, और वो चीज मुझे लगता है होनी चाहिए इस गेम में, क्योंकि अगर आप बेंगलुरु बुल्स की तरफ देखेंगे, वहां पर रेडर्स उस रिदम में हर मैच में नहीं है जहां पर आप देखेंगे कि आपको 20-20 25-25 पॉइंट के रेड्स आ रही हैं हर गेम में। वहां पर आकाश शिंदे और जो आपके बाकी रेडर्स हैं, वो आपको 7-8 पॉइंट का गेम बना के देते हैं, और रेडिंग इवन टू इवन मैच करती है। बट बेंगलुरु बुल्स अभी तक जो खेली है, जिस तरीके से खेली है, वो अपने डिफेंस को ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ लेते हैं, और उनका फोकस भी वहीं पर है। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है बेंगलुरु बुल्स के लिए डिफेंस, और सामने अगर आप तेलुगु टाइटंस देखेंगे, उनके पास डिफेंस में बड़े नाम नहीं है, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखिए अंकित की, या आप देखिए राइट कॉर्नर की, वहां पर कवर्स एक कंसर्न जरूर है, लेकिन कॉर्नर्स काफी अच्छी रिदम में है, काफी सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे रेडर्स है, अच्छे डिफेंडर्स है, इसीलिए वो प्लेऑफ्स में है। बट हाँ, ये जरूर है कि दोनों टीमों के लिए आपके कॉर्नर्स और रेडर्स की एलिमेंट बनकर निकलेंगे, और मुझे लगता है वो गेम को काफी हद तक डिसाइड कर देंगे कि कौन सी टीम इस गेम में एज लेकर या लीड ले सकती है। से आप देखेंगे दोनों टीमें खेल रही हैं और अभी प्लेऑफ्स में खेलेंगी, तो एक अच्छे गेम की एक्सपेक्टेशन। बाकी आज के लिए इतना ही, इन दोनों गेम्स का रिव्यू करेंगे कल। आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।